इसके अंदर दो एग्जाम है, एक टेफ्लॉन देखेंगे, दूसरा पॉलीएक्रोनाइट्रल। किस तरह से प्रिपेयर करना है, सिंथेसिस मतलब किस तरह से इनका केमिकल रिएक्शन होएगा, कैसे इनकी प्रॉपर्टी और यूजेस देखेंगे उसके बाद। तो फर्स्ट कौन सा है, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन में क्या दिखाया है कि टेफ्लॉन के अंदर हम लोग जो पॉली, इसका दूसरा जो नाम है टेफ्लॉन का वो क्या है, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, जिसको पीटीएफई भी बोलते हैं। तो दो नाम है, टेफ्लॉन भी है और पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन भी। तो पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन क्या होता है, जो इथिन चेन पता है ना, इस इथेन में हाइड्रोजन की जगह पे क्या रिप्लेस किया गया है, फ्लोरीन को रिप्लेस किया गया है। तो स्ट्रक्चर काफी सेम है। इस स्ट्रक्चर को जब पॉलीमराइजेस करेंगे तो आपको एक बड़ी सी चेन मिलेगी। अब यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से चेन मिलेगी, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। तो अभी मैंने पहले बताया था, ये जो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड रहेगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ब्रेक होकर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, राइट। अब सारी बात हम लोग एक फ्लोरीन के साथ तो रिएक्शन कर नहीं रहे, यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, बरोबर। तो यहाँ पर बाकी फ्लोरीन भी इसी तरह से रिएक्ट करेंगे और एक बड़ी चेन बनेगी। अब वो बड़ी चेन को हम लोग ने शॉर्ट में इस तरह से दिखा दिया, ब्रैकेट डालकर CF2 डैश CF2 लिख दिया। ये अपनी रिपीटिंग यूनिट है। अब ये रिएक्शन को करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं और हाई प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो अपना एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है और उसको हाई प्रेशर में कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट जल्दी तैयार हो जाए। तो ये है अपना सिंपल रिएक्शन जिसमें प्रॉपर प्रोडक्ट दिखा रहा है, कैटलिस्ट यूज किया, रिपीटिंग यूनिट मिली। ये पार्ट अगर नहीं भी दिखाएंगे ना तो भी चलेगा, डायरेक्ट अगर जम मारते हो यहाँ पर तो भी चलेगा। हमें रिपीटिंग चेन किसकी मिल रही है, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन की मिल रही है, बरोबर। और नीचे यहाँ पे एन लगाए ये बताने के लिए ये चेन रिपीट हो रही है। तो तरीका बहुत आसान है, कोई भी अगर रिएक्शन ऐसा दिखेगा तो इसका ये डबल बॉन्ड हटा देने का, सिंगल बॉन्ड करने का और चेन को शो कर देने का। अब आते प्रॉपर्टी पे। ये केमिकली इनर्ट होता है, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव होता है, राइट। एग्जाम्पल में आ जाएंगे, कोटिंग फॉर कुकिंग पेन। तो कुकिंग पेन में जो कोटिंग होती है ना, ये देखो यहाँ पे ब्लैक कलर की, ये जो कोटिंग होती है वो किसकी, टेफ्लॉन की होती है, बरोबर। ऑयल सील हो गया, ऑयल को सील करने के लिए जो ढक्कन यूज किए जाते हैं वो भी टेफ्लॉन के बने होते हैं। गास्केट का भी मतलब ढक्कन टाइप ही होता है, जो तेल को बंद करने वाले जो ढक्कन आते हैं वो टेफ्लॉन के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना टेफ्लॉन क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है अपना पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इसका शॉर्ट फॉर्म है पेन। इसको ऑर्लॉन भी बोलते हैं और एक्रिलेन भी बोलते हैं, तो तीन नाम से एग्जाम में पूछता है, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को पेन। ये इसका स्ट्रक्चर है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का। सेम स्ट्रक्चर करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा देंगे और सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, और ये स्ट्रक्चर अगर नहीं भी दिखाया तो भी चलेगा, और सेम स्ट्रक्चर है ना, सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाने का और ब्रैकेट मार के टिक शो कर देने का। तो काफी इजी है कि नहीं रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाना, सिर्फ तुम लोग का रिएक्टेंट याद करना है, राइट। एग्जाम्पल है इसमें, फॉर वूल इन कारपेट और ब्लैंकेट में इसका यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ पॉलीथीन। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट डू मीन बाय फ्री रेडिकल। हाँ, अरमान, फरहान, फ्री रेडिकल क्या होते हैं। एनीवन, एनीवन, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो आपकी कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टडी करते हैं। तो मैकेनिज्म, अल्कीन अंडरगो, अभी हम लोग ने जितने रिएक्शन देखे उसमें क्या देख रहे थे, जो अल्कीन था, अल्कीन में हम लोग ने इथेन लिए थे,
वो अंदर को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हो रहा था, बहुत सारे अल्केन ऐसे आपस में जुड़कर एक बड़ी सी चेन बना रहे था ना कंटिन्यूस ऐसे, बरोबर। तो ऐसी चेन को चेन ग्रोथ बोलते हैं। चेन ग्रोथ का मतलब होता है एडिशन रिएक्शन, जिसमें ऐड हो रहे हो सारी इथिन आपस में ऐड होकर एक लंबी चेन बनाए, जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं। इंटरमीडिएट आर हाईली रिएक्टिव, अच्छा नीचे वाला वर्ड तो पढ़ाएंगे। चेन ग्रो बाय एडिंग द रिएक्टिव इनटू द डबल बॉन्ड ऑफ मोनोमर, बोलते हैं बार बार चेन को ऐसे ऐड किया जाता है एंड में। किसको ऐड किया जाता है कि जो डबल बॉन्ड इथेन है ना, इनको इनको ऐसा ब्रेक करके फिर ऐड किया जाता है। इंटरमीडिएट आर हाईली रिएक्टिव, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं। क्या क्या होते हैं इंटरमीडिएट, तो यहाँ दिखा है फ्री रेडिकल, कार्बोकटाइन और कार्बन। इस तरह का अगर कुछ भी तुमको फॉर्मेशन दिखता है तो वो चीज़ें हाईली रिएक्टिव होगी। जैसे अगर फ्री रेडिकल मतलब किसी एटम पे अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इथीन है उसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है इन दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन से ना उसको रेडिकल बोलते हैं। अब जाहिर बात है ये अनस्टेबल हो गया, 4 बॉन्ड होने चाहिए पर 4 बॉन्ड नहीं है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए रिएक्शन करेगा, तो उसको हाईली रिएक्टिव बोलते हैं। समझ में? कार्बोकटाइन का मतलब क्या होता है, तो मान लो किसी कार्बन पे सिर्फ 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड मिसिंग है, तो जाहिर बात है पूरे बॉन्ड नहीं है, तो ऐसे में इनके अलग अलग हम लोग नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन कम होते तो हमें पता है एटम पे हमेशा कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट। तो अगर 3 बॉन्ड है तो उसको मैं कार्बोकटाइन बोलूंगा। कटाइन का मतलब होता है प्लस, अनाइन का मतलब होता है माइनस। तो अगर मान लो किसी कार्बन पे 5 बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4, तो ज्यादा बॉन्ड हो गए, बरोबर, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके पास, तो इसको मैं बोलूंगा कार्बन अनाइन। कार्बन अनाइन कब बोलेंगे, जब एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाए, ठीक है। ऐसे केस भी देखेंगे जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा बॉन्ड भी आए मिलेंगे जब रिएक्शन करेंगे। तो बोलते हैं जो इंटरमीडिएट होता है ना वो एज इनिशिएटर की तरह काम करता है। इनिशिएटर कौन होता है, जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है। रिएक्शन के स्टार्ट करने का काम इनिशिएटर का ही होता है। अब कौन कौन से इनिशिएटर है जो रिएक्शन में यूज होते हैं, बेंजोइल परऑक्साइड, एसिटाइल परऑक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड। इस तरह से कोई भी परऑक्साइड तुमको दिखेगा तो समझ जाओ ये इनिशिएटर है। ये क्या कर रहा है, रिएक्शन को शुरू करने का काम कर रहा है। जैसे हमारी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, पेट्रोल की, बरोबर। वरना बोलोगे चाबी की, चाबी नहीं, पेट्रोल की जरूरत होती है। तो पेट्रोल क्या होता है, इनिशिएटर होता है, इसके जरिए गाड़ी चलेगी। अगर ये नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी, है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन। अब पॉलीथीन हम लोग को प्रिपेयर करना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए। फ्री रेडिकल होता ही है पॉलीथीन के अंदर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होना। तो मेरे को एग्जांपल दे रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारी इथिन के एग्जांपल है। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो देखो यहाँ पे आया ना फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल आते ही है। अब बेंजोइल ऑक्साइड क्या है, इनिशिएटर, ये क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर बेंजोइल ऑक्साइड का, काफी इजी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर O, यहाँ से स्टार्ट करो, OCO C6H5, इसी का मिरर इमेज देखो राइट साइड है, OCO C6H5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, जिससे ये क्या होंगे, दोनों एक टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने के बाद ये दोबारा कंबाइन होकर के ब्रेक होने के बाद जाहिर बात है ऐसा और भी चेन होगी जो इस तरह से बनते रहेंगी, OCO C6H5, वो आपस में जुड़ के क्या बनाएगी, 2C6H5COO। क्या सिंपल बोलेंगे, दोनों का अगर मैं जोड़ दूं तो एक्चुअली मेरे पास कितने बेंजोइल परऑक्साइड है, अभी यहाँ पे 2 टुकड़े हुए हैं, तो मैं बोलूँगा 2 मेरे पास बेंजोइल कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, C6H5COO, और दोनों में फ्री रेडिकल है। तो ये देखो ये फ्री रेडिकल यहाँ पे शो किया, समझ में आया। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन यूजिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो अपने को क्या करना है, इसके जरिए अपने को पॉलीथीन बनाने का है। तो आप नेक्स्ट क्या करेंगे, इस रिएक्शन को ना हीट करेंगे। हीट करने पे क्या होगा, रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। अब वो डीकार्बोक्सिलेशन कैसे किया उसके बारे में डिटेल नहीं दिया, बस सिर्फ बोला डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। तो ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पार्ट रिमूव हुआ तो सारी बात, ये इलेक्ट्रॉन एक लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन इन पे आ जाएगा। तो आप मेरे पास क्या बचा, C6H5, जिसको फिनाइल बोलते हैं।
अब ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है, अब इसके बेस पर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 3 स्टेप में ये रिएक्शन करेंगे। पहला स्टेप रहेगा चेन इनिशिएशन स्टेप, सेकंड स्टेप होगा प्रोपगेशन स्टेप, थर्ड स्टेप होगा टर्मिनेशन। इनिशिएट मतलब शुरुआत, प्रोपगेशन मतलब शुरुआत हो गई है, वो चेन बढ़ते जा रही है। टर्मिनेशन का मतलब जो शुरुआत हुई है, जो ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ को रोकना है। ठीक है, तो ये सारी स्टेप जरूरी है। तो 1 बाय 1 तो सारी स्टेप्स देखते हैं। पहली स्टेप कौन सी है? चेन इनिशिएटर। चेन इनिशिएटर में हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैंने क्या यूज़ किया है? इंटरमीडिएट जो फ्री रेडिकल बनाया है ना, तो उसको मैं इथीन के साथ यूज़ कर रहा हूँ। और सारी बातें, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर पे एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना सकते हैं कि, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा पर स्टिल रेडिकल रह जाएगा, है ना। तो अभी भी हमारे पास क्या एक लार्ज फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, कंटिन्यू फ्री रेडिकल जनरेट होगा। लार्ज क्यूब हो रहा है, जितनी बार इस तरह के इथिन इस पर अटैच होंगे उतनी बार रेडिकल जनरेट होता ही रहेगा। क्लियर? अगर रेडिकल आएगा तो रिएक्शन होता ही रहेगा, क्योंकि रेडिकल का आना मतलब वो जो एटम या एलिमेंट जो भी कंपाउंड है वो अनस्टेबल है। देखो चेन बढ़ते जा रही है, क्योंकि हम बार बार इथिन से ये रिएक्ट होते रहेगा ना। अब मैंने क्या करता है, CH2 पे एन लगा दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? ये बताने के लिए कि चेन कंटिन्यू इस फॉर्म में बढ़ते जा रही है। इसमें यूनिक क्या है? ये, और रेडिकल बार बार आते जा रहे हैं। राइट, अब आगे बढ़ते नेक्स्ट। तो आप अगर ये चेन इसी तरह से बढ़ती गई तो चेन तो बढ़ती ही जाएगी, तो हम चेन को रोकना पड़ेगा ना, और हम लोग का प्रोडक्ट कब शुरू होगा? तो चेन टर्मिनेशन के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। स्टॉप सप्लाई बाय इथेन, कोई कौन सी चीज़ के जिससे चेन बढ़ रही है? इथेन ऐड कर रहे हैं ना, इसकी वजह से चेन बढ़ रही है। अगर इसको स्टॉप कर दे तो, चलो मान लो इसको स्टॉप नहीं कर सकते, तो एक और तरीका है, ऑक्सीजन ऐड कर दो। ऑक्सीजन नहीं है तो 2 कपलिंग पॉलीमर चेन बना दो, मतलब 2 कपलिंग चेन, एक चेन पाइप की ग्रोथ और दूसरी एक और चेन जिसकी ग्रोथ चालू है, दोनों को आपस में जोड़ देने का। इससे भी हम लोग चेन को स्टॉप कर सकते हैं, ताकि हम लोग अपने फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंचे। समझ में आया? वरना चेन तो चलती ही जाएगी, रुकेगी ही नहीं, प्रोडक्ट बनते ही जाएगा। तो टर्मिनेटिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने सेम 2 चेन यूज करा। जैसे मेरे यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे मेथड है, मैं ये वाला मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, कपलिंग वाला। कपलिंग में क्या करते हैं, सेम 2 चेन बनेगी, जाहिर बात है बहुत सारी चेन बन रही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम 2 चेन को आपस में जोड़ देंगे। जब 2 सेम चेन को आपस में जोड़ेंगे तो ये रेडिकल मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा। इस बॉन्ड के बनने से इसके अंदर के फ्री रेडिकल गायब हो जाएंगे। फ्री रेडिकल गायब होने की वजह से ये चेन रुक जाएगी। समझ में आया? इस तरह से चेन को रोका जा रहा है। आई होप क्लियर हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नायलॉन। नायलॉन एक्चुअली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसमें 2 वर्ड है, एक है नाय, एक लॉन। नाय का मतलब होता है न्यूयॉर्क, लॉन का मतलब होता है लंदन। किसी को नहीं पता एक्चुअली ये इन्वेंट कहाँ पे हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है या लंदन में हुआ है। बोलते हैं कि नायलॉन के अंदर जो रिएक्शन होता है वो कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई रिएक्शन जिसके अंदर या तो अल्कोहल रिमूव होगा या तो वाटर रिमूव होगा। जब 2 चेन मिलेगी आपस में, जब 2 चेन ज्वाइन होगी तो या तो ये रिमूव होगा या तो ये रिमूव होगा। समझ में आया? तो ये याद रखो कंडेंसेशन पॉलीमर का। इसके अंदर हम लोग क्या यूज करें, पॉलीअमाइड फाइबर यूज करें। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल दिया हुआ है, ये अगर डिटेल नहीं भी बताएंगे ना तो भी चलता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली बता रहे कि जो मोनोमर यूज करने वाले वो बने कैसे, तो हम लोग वो नहीं देखेंगे, डायरेक्टली इसके बारे में देखेंगे, नायलॉन 6 के बारे में। तो ये 2 स्टेप में होगा। नायलॉन का जो रिएक्शन है इसमें हम लोग मोनोमर जो यूज करेंगे उसका नाम क्या है, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन वाले को। एप्सिलॉन यहाँ पे 6 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस कैप्रोलैक्टम के अंदर 6 कार्बन है। कैप्रोलैक्टम कैप्रोइक एसिड से डिराइव हुआ वर्ड है। ठीक है, जब ये रिएक्शन करेगा तो इसकी चेन ब्रेक होती है और नायलॉन बनता है। चलो देखते हैं किस तरह से नायलॉन बनता है। तो ये है हमारा कैप्रोइक एसिड। बोलते हैं इसी कैप्रोइक एसिड से ही कैप्रोलैक्टम डिराइव हुआ है, बना है। ठीक है, तो मैं ये डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में इसमें कोई डिटेल नहीं होती इसके बारे में। तो किस तरह से तैयार हो रहा है वो पीपीटी में तुमको दिखाई दे रहा होगा। मैं डायरेक्टली इसके रिएक्शन पे आ रहा हूँ। तो ये है मेरा एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। एक साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 CH2 की चेन होती है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइन ग्रुप होता है। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, याद रखो, जब किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और एक अमाइन ग्रुप हो तो इन ग्रुप को अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइड। तो इस
चेन को CO और अमाइड बोलते हैं। हाँ, रेड CONH2, लाइन सॉरी, क्या है CONH2। ठीक है, तो अगर इस सर? तरह की वो चेन दिखाई देती है, CO और NH के बीच में रेड लाइन क्या है? वो एक्चुअली आगे की स्टेप की लाइन है, वो एक्चुअली है नहीं, जैसे बता रहे हैं कि कटने वाला ब्लैक लाइन पे ध्यान देना है। ये क्या बता रहे हैं कि जब हम लोग इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे और इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन और 4 to 5 आवर इस तरह से हीट करेंगे, तो ये चेन ना यहाँ से ब्रेक होगी, कहाँ से, अमाइड लिंकेज से यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। टूटने पर ये लीनियर हो जाएगी। इसके अंदर टोटल CH2 कितने हैं, 5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH2 5 टाइप, और CO मैंने ऐसे लिख दिया, और NH इस तरफ लिख दिया। तो चेन क्या हो गई, इसे ब्रेक टूट के सीधी हो गई, मतलब ऐसी थी, यहाँ से हमने तोड़ा तो चेन ऐसे सीधी हो गई, है ना, यही है। तो ये जो चेन सीधी हुई, यही तो है हमारा नायलॉन 6। तो क्या करो, इसी चेन के यहाँ पे एन था ना, यहाँ पे लिख दो, हो गया नायलॉन 6। यहाँ पे तो काफी बड़ा दिखाया है ना, तो जरूरी नहीं बड़ा दिखना, अगर तुम लोग ने इतना भी दिखा के ऐसा ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये भाग नहीं दिखाया तो भी चलता है, समझ में आया। पर अगर पूरा भी शो किया तो कोई बात नहीं, एग्जामिनर ऐसा कुछ बोलेगा नहीं। समझ में आया क्या, ये कैसे बनाया नायलॉन 6, सिर्फ चेन को खोल दो, हो गया। यहाँ पे राइट साइड में वही चीज का पिक्चर है, किस तरह से केमिकली नायलॉन बनाया जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं। और नायलॉन क्रिस्टलाइन होता है, इनसॉल्युबल होता है, हाइड्रोकार्बन, मतलब आप अल्कोहल, डीजल, पेट्रोल में इसको डालोगे ना तो ये इसके साथ डिजोल्व नहीं होगा। ये एसिड और बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, यानी ये इस तरह के धागे अगर बने हुए नायलॉन के धागे, तुम्हारे पास कपड़ा है, उसको एसिड में भी डालोगे ना या बेस में, तो भी इसको कुछ नहीं होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये बहुत हार्ड होता है, उसकी ताकत बहुत अच्छी होती है, मतलब जल्दी ब्रेक नहीं होता है इस तरह का कपड़ा या मटेरियल। एग्जाम्पल है ब्रश, स्क्रबर, जैसे हमारे घर में जो ब्रश यूज करते हैं ना हम अपने दांत घसने के लिए या दीवार पे पेंट मारने के लिए, वो सारी चीजें ना नायलॉन की ही बनी रहती है। ठीक है, तो मेरा माउस कहाँ गया, हाँ दिया। नेक्स्ट है रोप्स। रोप्स हो गया, और फिशिंग नेट हो गई। जैसे रस्सी होती है ना, कुएं से पानी निकालने वाली रस्सी, या हम घर में जो रस्सी यूज करते हैं ना कपड़ा सुखाने के लिए, अभी तो बारिश आई तो बहुत सारे लोग घर में ही रस्सी बांध देते हैं, है ना, कपड़े सिखाने के लिए, तो वो भी नायलॉन 6 से बनी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितने भी कपड़ों के लिए यूज कर रही हो सब यही है। पेंट एंड कोटिंग इंडस्ट्री, पेंटिंग में जो डाइज यूज की जाती है वो भी नायलॉन से ही बनाई जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नायलॉन 6,6। ये नायलॉन का ही वर्जन है, तो इसकी बहुत सारे जो यूजेस एंड प्रॉपर्टी वो एक जैसी रहती है, पर इसका प्रिपरेशन का मेथड अलग है। यहाँ पे नायलॉन का मतलब सेम ही होता है। नायलॉन एक्चुअली न्यूयॉर्क और लंदन से बना हुआ है। 6,6 ये बता रहा है कि इसके अंदर टोटल छः छः टोटल कितने हो गए, 12 कार्बन। ठीक है, वहां पे 6 लिखे थे यानी 6 कार्बन थे, यहाँ पर 6+6 टोटल 12 कार्बन है। 6,6 क्यों लिखा हुआ है, तो उसका रीजन है, इसके अंदर 2 मोनोमर यूज किए, एक एडिबिक एसिड, उसके अंदर भी कितने कार्बन है, 6, और दूसरा हेक्सामिथाइलिन डायमाइड, उसके अंदर भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अंडरस्टूड। यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल शो की है नायलॉन 6 के। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जाहिर बात है यहाँ पे 2 मोनोमर है, तो जाहिर बात है यहाँ पे कौन से टाइप का रिएक्शन होने वाला है, कंडेंसेशन रिएक्शन। मैंने बताया था कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तो या तो वाटर रिमूव होगा या तो अल्कोहल, वो डिपेंड कर रहा है रिएक्टर में प्रेजेंट क्या है। तो इस रिएक्टर में देखो तो एकदम आसानी से दिखाई दे रहा है, एक में OH है, एक में H है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा OH देगा और अमाइन हमेशा एक हाइड्रोजन देगा, तो यहाँ पे वाटर रिमूव हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ के टर्मिनल से और इसके ये टर्मिनल से भी OH और H रिमूव हो सकते हैं, है ना। स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, जरा ध्यान दो। बीच में क्या है, CH2 4 है और दोनों साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COH COOH। इसमें भी देखो सेम स्ट्रक्चर है, CH2 6 है, दोनों साइड NH2 ग्रुप है ना। तो स्ट्रक्चर याद करना बहुत इजी है। चलो आगे देखते हैं। तो रिएक्शन में देखो वही चीज हो रही है, यहाँ पे भी हीट किया जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों साइड से देखो क्या गायब हो गए, अब एक मिनट, हाँ, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से बहुत डीपली स्टेप दिखाया है, डायरेक्टली रिमूव नहीं किया है। देखा जाए तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव नहीं किया है, इस स्टेप में थोड़ा सा अलग जा रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें 2 स्टेप्स है। पहले क्या करना है, ये हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है हम अमोनिया के पास, अमाइन के पास। सिमिलरली दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड भी अपना हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे देगा और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा।
दोनों नाइट्रोजन में 3-3 हाइड्रोजन आ गए। ग्रीन कलर में कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन दिखा रहा है। ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को नायलॉन का सॉल्ट बोलते हैं, नायलॉन सॉल्ट। ठीक, अब इसको फर्दर हीट करेंगे और इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन तो ये पॉलीमराइजेशन करेगा। अब मैंने जो बताया था ना तुम लोगों को, H2O रिमूव होगा, देखो अब वो रिमूव हो रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है दोनों साइड से, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं, है ना। देखो 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं कि नहीं, मैंने डायरेक्ट बता दिया था वो चीज़। एक्चुअली जब भी नायलॉन सॉल्ट बनता है ना, तो आप लोग को ये स्टेप दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नायलॉन सॉल्ट नहीं बनता तो स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं रहती। क्लियर है? ओके, आई होप रिएक्शन समझ में आया होगा तुम लोग को। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं और उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? बहुत स्ट्रांग है, बहुत टफ है, मतलब काफ़ी मुश्किल है, इसलिए तो इनका इस्तेमाल ग्लव्स में किया जाता है, या पैराशूट का जो कपड़ा हो गया। रेजिस्टेंट टू एसिड एंड बेस, ये भी ऐसा है कि एसिड और बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी का मतलब रबर जैसा है, खींचने पे बढ़ता है ना, और छोड़ेंगे तो वापस नॉर्मल हो जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिशिंग नेट, रॉप फॉर पैराशूट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो पैराशूट में जो धागे दिखाई दे रहे हैं, ये रोप सारे के सारे नायलॉन 6,6 से बनाए गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे, टेरेलिन पे। इसका भी हम लोग सेम चीज, सिंथेसिस, प्रॉपर्टी एंड यूजेस देखेंगे। तो टेरेलिन का देखो एक और नाम है डेक्रोन, मतलब अगर तुम यूएसए जाते हो तो यूएसए में टेरेलिन को क्या बोलते हैं? डेक्रोन नाम से जाना जाता है। ये भी कैसे रिएक्शन है? सेम कंडेंसेशन रिएक्शन है, यानी या तो मिथेनॉल निकलेगा या तो वाटर निकलेगा। बोलते हैं जो टेरेलिन है वो पॉलीस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके अंदर मतलब एक एसिड और एक अल्कोहल ग्रुप होता है। तो जिसमें भी ईस्टर अगर फॉर्मेशन होता है किसी भी रिएक्शन में, तो उसको ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलो 3 स्टेप देख चुके हैं। यहाँ पे जब एसिड और अल्कोहल को मिलाते हैं तो इसमें से वाटर रिमूव होगा, वाटर रिमूव होने पर RCOR ईस्टर लिंकेज मिलेगी। तो बोलते हैं कि टेरेलिन के अंदर हमें इस तरह की ईस्टर लिंकेज दिखाई देने वाली है। तो ये 2 मोनोमर है जो हम लोग टेरेलिन या डेक्रोन में यूज करने वाले, एक है मिथेनॉल और दूसरा है टेरापैथिलिक एसिड। स्ट्रक्चर काफी इजी है, ये तो इजी है। मैंने देखो 2 मिथेनॉल यूज किया, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड में, दिखाई दे रहा होगा, देखो एक यहाँ पर है और एक यहाँ। दूसरा बीच में टेरापैथिलिक एसिड है, बहुत आसान है बनाना। बीच में बेंजीन बनाओ, दोनों साइड COH ग्रुप है, राइट। अब क्या बोल रहा है? ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन मतलब ईस्टर बनने वाला है। देखो यहाँ से भी H2O रिमूव कर रहे हैं और यहाँ से भी क्या रिमूव कर रहे हैं? H2O रिमूव करने के बाद जोड़ दिए, बन गया हमारा ग्रुप, है ना। डायमीटर टेट्रापैथलेट DMT बन गया। या अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो अपना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये अपना जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, इसको फर्दर रिएक्ट करेंगे हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, ठीक है। अब इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? 2 कार्बन होते हैं, दोनों साइड OH ग्रुप से जुड़े होते हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर 2 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको ग्लाइकोल पड़ता है, ये याद रहेगा। अब सेम रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्या रिमूव होगा? तो मैंने बताया कंडेंसेशन, या तो वाटर रिमूव होता है या तो अल्कोहल। तो यहाँ से देखो मिथेनॉल जाएगा, इधर से भी क्या जाएगा? मिथेनॉल ग्रुप चलेगा ना। हाँ, दोनों साइड से क्या जा रहे? मिथेनॉल जा रहे। चलो देखते हैं क्या बनता है, फॉर्मेशन होता है। इसको मैं इरेज करता था क्योंकि काफी ज्यादा उसमें शो किया गया है ना। तो दोनों साइड से अपना क्या चाह रहा है? मेथेनॉल जा रहा है। और यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट भी यूज कर रहे हैं, जिंक एसिड प्लस एंटीमनी ट्राइऑक्साइड यूज किया गया, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है और उसको काफी हाई हीट किया जा रहा है। नीचे देखो लिखा है, इस रिएक्शन के जरिए, हीटिंग के जरिए 2 मिथाइल अल्कोहल ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, कलर किया। निकालने के बाद हमें क्या मिल रहा है? डिहाइड्रोक्सी डाइथाइल टेरापैथिलिक मिल रहा है। इसको फर्दर रिएक्ट करेंगे इन वैक्यूम में, तो इसमें से वापस से क्या रिमूव हो जाएगा? इथाइलिन ग्लाइकोल रिमूव होगा। अब इथाइलिन ग्लाइकोल बहुत संभाल के करना है, इधर से CH2CH2OH निकालेंगे और एक OH यहाँ से ले लेंगे, बरोबर। तो ये बन गया ना वापस से इथाइलिन ग्लाइकोल, यही है ना स्ट्रक्चर इथाइलिन ग्लाइकोल का। और तो रिमेनिंग जो चेन बनेगी, इस चेन को बोलते हैं टेरेलिन, ठीक है। इसमें भी सारी स्टेप दिखानी पड़ेगी क्योंकि सारी स्टेप जरूरी है, ओके। तो ये एग्जाम में पूछता है, टेरेलिन काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में।
अब इसकी प्रॉपर्टी और यूजेस देखते हैं। ये भी सेम है, केमिकल रेजिस्टेंट है, मतलब ये रिएक्ट नहीं करता है और हीट को भी बर्दाश्त कर सकता है, लाइट को भी बर्दाश्त कर सकता है। माइक्रोब्स लिखा हुआ है कि मतलब माइक्रोब्स का भी इस पे कुछ असर नहीं होगा। दे आर ड्राई क्विकली, और ये जल्दी सूख जाता है, यानी ये जाहिर बात है जल्दी सूख रहा है मतलब पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करता है। दूसरा क्या है, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, फिशिंग नेट बनाने के लिए यूज करते हैं। मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर में जो रोल्स होते हैं ना वगैरह, इनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए। अब आते हैं बैकलाइट का प्रिपरेशन में। सबसे फेमस रिएक्शन है बैकलाइट। अगर ये एग्जाम में आता है, पहला तो बहुत रेयर आता है, पर आएगा तो डायरेक्ट 3 से 4 मार्क्स का आता है ये, या तो पूछेगा ही नहीं। तो बैकलाइट का मैंने बताया था, हमारे घर में जो स्विचेस होते हैं, स्विच बोर्ड है, वो बैकलाइट का ही बना होता है। सीडीज जो बनती है वो भी किसकी बनी रहती है, बैकलाइट। अब बैकलाइट को बनाने के लिए हमें इनिशिएटर चाहिए। इनिशिएटर वो तो जो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, उसको बनाने के लिए हम 2 मेथड यूज करते हैं, एक बेस कैटालिस्ट और एक एसिटिक कैटालिस्ट में से। अब दोनों से हम लोग देखेंगे कि किससे रिएक्शन हैपन होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारा रिएक्टर नहीं बना रहे, इनिशिएटर ही बना रहे कैटालिस्ट ऐड करके। तो मैं फिनॉल लूंगा, इसमें 2 मोनोमर है, एक फिनॉल है और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये OH मिलकर वाटर बनाएंगे और ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, सोडियम से ब्रेक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन अपने आप को बैलेंस करना चाहता है इलेक्ट्रॉन बेस पे, तो क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा और उसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेकर अपने में देखो बिंदी बना रहा है ना। अपने आप को स्टेबल करने की वजह से, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए किसी के पास, वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जिससे यहाँ पर एक बॉन्ड होएगा। यहाँ पर अगर बॉन्ड आता है तो तुम्हें पता है सभी कार्बन के पास कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड होने चाहिए, 4। तो 2 यहाँ पर आ गए और 2 यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन भी अंदर छुपा हुआ है, हर एक जगह पर एक एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे बॉन्ड ज्यादा आ जाएंगे, सॉरी ये स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पर तो 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन भी रहता है। अगर तुम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोगे तो ये कार्बन का जो बॉन्ड है वो अनस्टेबल होगा, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना सिग्मा बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो आगे ट्रैवल कराएगा, बरोबर। यहाँ ट्रैवल करेगा तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होएगा। ये आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर का ना 11 में पढ़ा था, किस तरह से बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, रिमेंबर। तो यहाँ पे वही चीज चालू हो जाएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमको इस पे ध्यान देना है, जो स्टार्टिंग में बन रहा है ना, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये काफी है। इसको बोलते हैं फेनॉक्साइड आयन, ओके। सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में हम लोग जो मोनोमर यूज कर रहे हैं वो है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में क्या हो रहा है, टोटल कार्बन में 4 बॉन्ड होने चाहिए। अब ये रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड को अपने पास ले लेगा। तो देखो ऑक्सीजन ने अपने आप को मस्त एकदम नेगेटिव बना दिया। कार्बन के पास बॉन्ड कम होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। क्लियर। अब ये मैंने देखो जो अनस्टेबल किया ना, देखो ये भी अनस्टेबल हो गया, ये भाग भी अनस्टेबल हुआ है। तो ये जानबूझ के मैंने अनस्टेबल किया, क्योंकि ये दोनों मोनोमर ही यूज करूंगा। देखो मैंने यहाँ पे दोनों मोनोमर लिख दिया। मैंने अनस्टेबल क्यों किया, ताकि ये रिएक्ट कर सके। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे फॉर्मल्डिहाइड को मैं यहाँ पे अटैच करूंगा, अंडरस्टूड। तो अटैच करने पर क्या होगा, यहाँ पर अटैच करने पे जाहिर बात है यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन है, उसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया, और ये पूरा भाग भी मैंने यहाँ पे अटैच किया CH2, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा, CH2OH। ठीक है, क्लियर है। ये वाला स्ट्रक्चर यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। ये वाला एक्चुअली स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया है, तो वो भी कैसे बना है वो तुम लोग को मैंने बताया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बना हुआ। तो ये जो मेरा कंपाउंड बना है वो क्या बना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बना। क्लियर है ये वाला पार्ट। ये तो अभी बेस कैटालिस्ट की है, अभी एसिडिक कैटालिस्ट से भी करना है सेम रिएक्शन। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब क्या है, इसमें एसिड और बेस दोनों से ये रिएक्शन कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट एसिड कैटालिस्ट, इसमें भी सेम चीज करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड को अनस्टेबल बनाना है। क्लियर। इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ, इसलिए तो बोला एसिड कैटालिस्ट, राइट। तो मैंने एसिड यूज किया, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर OH बना लेगा और ये क्लोरीन आउट हो जाएगा, तो मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बने मिलेगा। अब ये ऑक्सीजन अपने आप को
मस्त नेगेटिव बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास ले लेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे हमेशा की तरह नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली मेरे पास फिनॉल है, फिनॉल को मैं जानबूझ के, फिनॉल का जो ऑक्सीजन है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे लगाऊंगा। जैसे ही यहाँ पे लगाऊंगा तो कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना पाई बॉन्ड बाहर निकाल लेगा। समझ में आया? अब ये दोनों अनस्टेबल है, इन दोनों अनस्टेबल को यूज करके हम लोग को आगे का रिएक्शन करना है। अब जारी बात सेम रिएक्शन हैपन होगा जैसे उसमें हुआ था, राइट? अब ये बैकलाइट फॉर्मेशन हुआ नहीं है, अब मुझे बैकलाइट फॉर्मेशन करना है। अब मुझे पता चल गया एक्चुअली जो बैकलाइट में दो मोनोमर होते हैं वो बनते कैसे। तो देखो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, एक मोनोमर अल्कोहल होता है, एक इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड होता है। क्लियर? और रिएक्शन कैसे हैपन होते हैं वो देखते हैं। तो अब वो जो डिटेल है ना मैं वो शो नहीं करूंगा यहाँ पे, जैसे देखो वहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड दिखाया था, है ना, वो नहीं शो करूंगा, वो मैंने तुमको समझा दिया कैसे हो रहा है रिएक्शन। तो यहाँ पे H प्लस का मतलब क्या, एसिड है, OH का मतलब बेस। या तो एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे या तो बेस कैटलिस्ट, दोनों से रिएक्शन सेम होगा। तो अब मुझे प्रोडक्ट में या तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल मिल सकता है, या ऑर्थो पैरा स्ट्रक्चर मिल सकता है, या तो 2 4, ये 2 पोजीशन, ये 1 2 3 4 5 6 1, तो 2 4 6 पोजीशन पे मुझे ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल मिल सकता है। तो एक्चुअली मुझे कितने स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, टोटल 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। उसमें से बोलते हैं ये जो पहला है ना ये मेजर रहता है, दूसरा ये माइनर बोल सकते हैं, कुछ तो बनते भी नहीं है, पर ज्यादातर ऑर्थो और ये ऑर्थो पैरा ज्यादा दिखाई देंगे। मेरे को तो बोलना चाहिए कि यही सिर्फ बनता है, और एक्चुअली बोलो तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट ए फॉर्मेशन हुआ, बरोबर, जब हम लोगों ने फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट किए थे। अब ये फर्दर पॉलीमराइजेशन करेगा, ऐसे बहुत सारे ऑर्थो हाइड्रोक्सी आपस में जुड़ेंगे। तुम्हें पता है आपस में जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिमूव करना पड़ेगा ना। तो देखो दो दो हाइड्रोक्सी क्या रिमूव कर रहे हैं, OH वाटर रिमूव कर रहे हैं, राइट? जब वाटर रिमूव करेंगे तो आपस में CH2 के बेस पे जुड़ जाएंगे, तो बनने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, नोवेलेक मिलेगा। तो अपना बैकलाइट किधर है? तो एक्चुअली इसके अंदर ये नोवेलेक मिला, बहुत बार एग्जाम में नोवेलेक भी पूछता है। हमें क्या बनाना है, बैकलाइट। तो क्या करने का, इस तरह की स्ट्रेट चेन बनाने का, फिर एक और स्ट्रेट चेन बनाने का और उसको उल्टी कर देने का। उल्टा मतलब इसको ही उल्टा कर दो, तो ये OH नीचे आ जाएगा, है ना, OH नीचे आ जाएगा, बरोबर। और एक और चेन बनाओ, दोनों चेन को, जैसे जैसे ये एक OH की चेन है, एक और मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि तुम लोग समझ में। अब जारी बार इसको उल्टा करूंगा तो इसका OH नीचे आ जाएगा, बरोबर, और ये CH2 भी ऐसा आ जाएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा। अब ये OH और ये यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये एक OH, ये रिमूव हो जाएगा। तो क्या रिमूव हो रहा है, वाटर, और ये ऐसे बड़ी चेन बन जाएगी। ये जो बड़ी चेन बन रही है ना, वो ही क्या रहेगी, अपनी बैकलाइट रहेगा। मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है अच्छे से, यही चेन को कंटिन्यूअस कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट वापस से वही चीज को दिखा दे, ये नोवेलेक है, उसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है बताने के लिए। तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, उसी चेन का एक बड़ा हिस्सा तैयार होगा। क्लियर है? दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन को शो किया है, यानी यहाँ पे ब्रेकेज होगा और ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा, हमारा बैकलाइट तैयार होगा। एक मिनट, हाँ अभी यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पे तुमको फॉर्मल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, तो बोल रहा है कि बेंजीन का ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इससे ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और ये CH2 इन दोनों के बीच में अटैच हो रहा है, ये बता रहा है, राइट? हाँ। तो फॉर्मेशन क्या हो रहा है अपना, बैकलाइट फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है बैकलाइट किस तरह से फॉर्मेशन हुआ? तो काफी बड़ा रिएक्शन है। इसके अंदर पहले एसिड और बेस कैटलिस्ट, वो जो मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में दिखाया था ना, एसिड और बेस कैटलिस्ट में दिखाता हूँ वहाँ पे, वो एग्जाम में तुम्हारी बुक में शायद नहीं रहेगा। ये जो शुरुआत में दिखाया ना, ये सब, ये सारे स्टेप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के, ये वाले, ये देखो एसिड के, ये स्टेप अगर नहीं भी दिखाया ना एग्जाम में चलेगा, तुमको डायरेक्ट यहाँ से दिखाना, सॉरी यहाँ से नहीं, इधर नीचे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से दिखाना। चलिए तुम्हारी टेक्स्ट बुक में इधर से दिया हुआ है, ये
जैसे मैं तुमको समझा रहा था कि एक्चुअली किस तरह से रिएक्शन हैपन हुआ, तो उसको दिखाने के लिए इतना दिखाया गया कि एसिड और बेस कैटलिस्ट किस तरह से यूज हो रहा है। अगर तुम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी स्टडी करते हो तो चलेगा। इसमें ये मेजर प्रोडक्ट है, ये सब बाय प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है, मतलब ये भी बनते हैं पर ज़्यादा प्रोडक्ट ये बनता है। ठीक है? उसके बाद इसी प्रोडक्ट से हम लोग ने क्या बनाया था, इसी प्रोडक्ट को जब ज्वाइन किया था लीनियरली तो अपने को नोवेलेक बना था, याद है? फिर हम लोग ने क्या किए थे, ये नोवेलेक को वापस फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किए थे, तो अपने को क्या मिला, बैकलाइट मिला। समझ में आया? तो छोटा सा रिएक्शन है, वो डिटेल में बताने की वजह से बड़ा दिख रहा है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो जितने स्विचेस है, बोर्ड है, सीडीज है, और गिटार का जो प्लाईवुड है वगैरह जो भी चीज़ है, वो सब के सब इसी से बनाई जाती है, बैकलाइट। ठीक है? अब नेक्स्ट आते हैं मेलामाइन, इसको मेलामेक भी बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेलामाइन को फॉर्मल्डिहाइड, देखो यहाँ पे भी दो है चीज़ है, यहाँ पे देखो प्लस साइन दिख रहा होगा और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये है मेरा फॉर्मल्डिहाइड। इसको किसके साथ रिएक्ट करना है, मेलामाइन के साथ। तो मेलामाइन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा पता है, ये जितने भी यहाँ पे अमाइन दिख रहे हैं, टोटल कितने अमाइन है यहाँ पर, टोटल 3 जगह, ये फॉर्मल्डिहाइड ये अमाइन के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन देखो दिखा रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये कार्बन डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच हो। तो देखो यहाँ पे तुमको CH2H दिख रहा है, CH2OH, ये एक्चुअली इस प्रोसेस को दिखा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हर जगह पर इस तरह के CH2OH तीनों डायरेक्शन में अटैच होंगे। ओके, चलो आगे देखो, सब जगह पे CH2OH अटैच होगा, CH2OH CH2OH, और जब सब जगह अटैच हो जाएंगे तो बनने वाले प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, मेलामाइन बोलेंगे। हो गया? ठीक है, करेक्शन देख लेते हैं, कुछ मैं मिसिंग ना कर लूँ। यहाँ पे OH है, एक हाइड्रोजन यहाँ शो कर रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, डिहाइड्रेशन हैपन हो रहा है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, मुझे लग रहा है इस रिएक्शन में सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड ने यहाँ पे ही रिएक्ट किया, इस प्लेस पे ही, बाकी जगह से हाइड्रोजन इस OH के साथ रिमूव हो रहा है, राइट, और H2O निकल रहा है, और बाकी जगह से भी यहाँ से निकालना थोड़ा, अच्छा ये तो डिहाइड्रेशन में H3O भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जा रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तब हमें ये कंपाउंड मिल रहा है। ओके, तो थोड़ा सा करेक्शन है, वो सारा समझ लें। इसके यूजेस पढ़ते, तो क्रोकरी का मतलब वो कचकड़े वाले बर्तन होते हैं ना, प्लास्टिक होती है जो एकदम कैसे कांच जैसी प्लास्टिक होती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यू अब रिएक्शन ही चालू है ना। तो यहाँ पे रिएक्टर में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यूरिया यूज कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या यूज किया, फॉर्मल्डिहाइड यूज किया। तो सेम रिएक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन CH2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, नीचे CH2OH। बिल्कुल इसी तरह से जो नीचे का नाइट्रोजन है वो भी एक और फॉर्मल्डिहाइड लेगा और अपने पास अटैच करेगा, तो यहाँ पर भी कैसी चेन बनेगी, CH2OH की बनेगी। बिल्कुल उसी तरह से लेफ्ट साइड में भी CH2OH की चेन बनेगी, इधर पे भी CH2OH। समझ में आया? तो जो बनने वाला कंपाउंड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे। क्या करना है, क्लियर हुआ? सभी साइड में हम लोग को क्या अटैच करना है, CH2OH। देखो है ना, समझ, इजी है स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो, इस चीज को मैं नीचे दिखा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में हो सकता है काफी आगे तक दिखाया हो। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे एक बड़ी चेन बता रहा है कि मान लेते हैं कि ऐसी और भी चेन होगी जो आपस में ऐसे जुड़ते जाएगी। तो देखो मैंने वापस से एक चेन बनाई है यहाँ पर यूरिया की, हो रहा है कि मान लो ये यूरिया की चेन इससे अटैच हो रही है, तो एक लंबी चेन बनेगी, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड आपस में जोड़ रहा है। तो तुम लोग शॉर्ट में भी खत्म कर सकते हैं, पूरा भी दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो शॉर्टकट में एकदम अच्छे से दिखाया है ना, तो इतना भी दिखा दोगे ना तो भी समझ जाएगा एग्जाम में।
तो यहाँ पर भी एक बड़ी सी चेन दिखा है, तो टेक्स्ट बुक में काफ़ी बड़ी चेन दिखा है, तो इसका इस्तेमाल मोल्डेड प्लास्टिक में होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, आप यहाँ से हमारा सारे एग्जाम्पल ख़त्म, अब यहाँ से हम लोग रबर पे आएंगे, ठीक है। नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, उसमें ना कोलाइडल वर्ड आएगा। तो कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल होते क्या है, तो जरा सा पार्टिकल का डिफरेंशिएट यहाँ दिखा है। ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, सस्पेंशन पार्टिकल बड़े होते हैं, और कोलाइडल पार्टिकल इन दोनों के बीच वाले होते हैं, ना ही ज़्यादा बड़े ना ही ज़्यादा छोटे, तो इनको देखा जा सकता है, ठीक है। अब रबर, तो रबर कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो तुम्हें पता है लेटेक्स ट्री होता है जिसमें से रबर निकाला जाता है, इसमें से एक दूध जैसा मटेरियल निकलता है लिक्विड, उसको ही रबर बोला जाता है, राइट। तो ये कोलाइडल सस्पेंशन होता है। कोलाइडल सस्पेंशन का मतलब रबर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और पता है रबर की जो चेन होती है वो पॉलीमर होती है और लीनियर होती है, और जो केमिकल होता है रबर के अंदर वो आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन को IUPAC में ये नाम से पहचानते हैं, 2-methyl-1,3-butadiene। नीचे देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 2-methyl फॉर्मेशन होता है, तो हाँ, डायरेक्ट जो ट्री से निकला हुआ रहता है उसको मोल्ड में डाल देते हैं, या फिर इसको कुछ फैक्ट्री में प्रोसेस करने के बाद डालते हैं? नहीं प्रोसेस करते हैं ना, उसको थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है डायरेक्ट, तभी तो हम लोग को वैरायटी ऑफ रबर मिलता है, टायर का अलग अलग जगह का। ये तो नेचुरल हुआ, नेचुरल में बहुत सारी खामी रहती है, इतना अच्छा नहीं रहता है नेचुरल रबर, इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे देखो ये आइसोप्रीन है, अब देखो बड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आइसोप्रीन चाहिए तो पॉलीमराइज करते हैं तो बड़ी चेन मिलती है। अब नेचुरल रबर किसको बोलते हैं, तो सिस पॉली आइसोप्रीन या सिस आइसोप्रीन की जो चेन होती है ये नेचुरल रबर होता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रबर कौन सा होगा, तो बोलते हैं कि जो ट्रांस पॉली आइसोप्रीन की चेन होती है वो एक्चुअली सिंथेटिक रबर होता है, इसको गट्टा पर्चा भी बोलते हैं, और ये फैक्ट्री और लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है नेचुरल रबर के जरिए ही। इसके अंदर की भी जो पॉलीमर होता है वो आइसोप्रीन ही होता है, पर ज्योमेट्री के बेस पे पता चलता है कि सिस हुआ तो नेचुरल, ट्रांस हुआ तो आर्टिफिशियल। ये नॉन इलास्टिक होता है और क्रिस्टलाइन होता है। रबर अगर सिस हुआ तो नेचुरल हुआ, सिस हुआ तो नेचुरल, ट्रांस हुआ तो आर्टिफिशियल होता हाँ। है। हाँ, सिस नेचुरल रबर होता है, सिस पॉली आइसोप्रीन, ट्रांस सिंथेटिक होता है। क्या बोल रहे हो? कोई सा भी रबर अगर सिस रहा तो वो नेचुरल होगा। हाँ, यस। चलिए ट्रांस को भी तुम नेचुरल बोल सकते हो, क्योंकि जो सिंथेटिक रबर होता है उसको थोड़ा इसी में मॉडिफिकेशन करके बनाया जाता है, पर बुक में ट्रांस को सिंथेटिक यूज किया गया। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ये बरोबर लिखा है, सिंथेटिक रबर इज ट्रांस अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल, ठीक है। पर मेरे हिसाब से वल्कनाइज रबर को सिंथेटिक रबर बोलना चाहिए। इसकी डिस्कवरी चार्ल्स गुडियर ने की थी 1839 में। क्या होता है वो मैं बताता हूँ। इसमें क्या करते हैं, जो नेचुरल रबर होता है ना उसमें सल्फर ऐड कर देते हैं। जब नेचुरल रबर में सल्फर ऐड करते हैं ना तो इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। जैसे देखो टायर के रबर और जो हमारे हाथों में जो घड़ी पहनते हैं उसके पट्टे का रबर और जो पैंट का पट्टा है वो भी तो रबर से बनता है, सबकी क्वालिटी तो वो काफी अलग अलग रहती है। तो ये क्यों होता है, वल्कनाइजेशन की वजह से होता है। तो वल्कनाइजेशन में क्या करते हैं, नेचुरल रबर, वल्कनाइजेशन और सिंथेटिक में फर्क क्या है? सिंथेटिक रबर ट्रांस होता है, आर्टिफिशियल होता है, लैब में ही तैयार होता है, ये पेड़ों से नहीं निकाला जाता है। वल्कनाइज रबर को सेमी सिंथेटिक बोल सकते हैं, इसमें हम लोग नेचुरल रबर को में ही केमिकल ऐड कर देते हैं। तो पूरा लैब में तैयार होता है सिंथेटिक? हाँ, ट्रांस वाला सिंथेटिक रबर पूरा लैब में तैयार होता है, और ये जो वल्कनाइज रबर है वो नेचुरल में हम लोग सल्फर ऐड करते हैं, यानी केमिकल ऐड करके उसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे ये सॉफ्ट और स्टिकी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं, ताकि जो भी खामी है ना नेचुरल रबर की वो सुधर जाए। इसके कुछ खामी भी आ जाती है, जैसे लार्ज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैपेसिटी, ये खामी नेचुरल रबर की है। जैसे अगर सादा रबर होगा ना नेचुरल तो ये पानी को बहुत एब्जॉर्ब करता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब वो रबर को तोड़ना बहुत आसान होता है, और नॉन रेजिस्टेंस होता है, इजीली रिएक्ट कर लेगा किसी भी चीज के साथ या मिक्स हो जाएगा। तो जब तुम इसके अंदर सल्फर ऐड करोगे 3 to 5% कितना भी परसेंटेज, और हीट करने का बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो बनने वाला रबर वल्कनाइजेशन हो जाता है। समझ में आया? सर और ड्रॉबैक्स वल्कनाइजेशन रबर के या नेचुरल रबर के? नेचुरल रबर के ड्रॉबैक है ये। नेचुरल रबर में जो खामी है ना उसको सुधारने के लिए ही हम लोग वल्कनाइजेशन रबर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और नीचे ये जो स्टेप है इसमें बताया गया है किस तरह से वल्कनाइजेशन रबर बनाया जाता है। यहाँ पर ये जो सल्फर का परसेंटेज है इससे असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है हम लोग आगे देखते हैं। अब बनाते कैसे पहले वो देखते हैं। तो ये मेरा नेचुरल रबर है बरोबर। अब इस नेचुरल रबर में मेरे को क्या ऐड करना है, सल्फर। तो दो मैंने चेन ली और दोनों चेन के बीच में मैंने क्या ऐड किया, सल्फर। तो ये क्या बन गया, वल्कनाइज रबर। अब मुझे कहाँ कहाँ पे यूज करना है उस हिसाब से मैं सल्फर ऐड करूंगा। तो अगर मैं 1 से 3% सल्फर ऐड करता हूँ तो उसका इस्तेमाल रबर बैंड में करते हैं। अगर मुझे हार्ड बनाना है रबर को तो मेरे को 3 से लेकर 10% सल्फर ऐड करना पड़ेगा। तो वो रबर का इस्तेमाल टायर और शूज बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर। तो परसेंटेज ऑफ रबर बताएगा कि वो कहाँ पे यूज होगा। क्लियर, सल्फर ही बताएगा। तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे रबर है, सिंथेटिक रबर, जिनके एग्जांपल दिए जैसे ब्यूना एस रबर है जिसको एसबीआर भी बोलते हैं, ब्यूना एन रबर है, नियोप्रीन रबर है और ब्यूटाइल रबर है। यहाँ पर एक बहुत सारे एग्जांपल दिए। देखो सलमान खान साइकिल चला रहा है तो ये जो टायर है ये सारे सिंथेटिक रबर है। ठीक है, काफी अच्छी क्वालिटी के। देखो ट्यूबलेस टायर, ट्यूब वाले टायर, चप्पल में जो रबर होते हैं, राइट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो नॉर्मल चप्पल होती है उससे ही अपने पेज को इरेज करने की कोशिश करते हैं तो उससे गंदा हो जाएगा पेज, बरोबर। तो हर एक रबर की क्वालिटी अलग अलग होती है। अब हम लोग 1 बाय 1 इनके रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्यूना एस, उसके बाद पढ़ेंगे ब्यूना एन। ब्यूना का मतलब क्या होता है, तो ब्यूना एक्चुअली वर्ड से बना है। बी यू का मतलब होता है ब्यूटाडीन, ना का मतलब होता है नाइट्रियम। नाइट्रियम को एक्चुअली सोडियम को बोलते हैं, एक ग्रीक वर्ड बोल सकते हैं। एस का मतलब होता है स्टाइरिन, इसके अंदर एक स्टाइरिन की चेन है। तो एक्चुअली इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एसबीआर, मतलब स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। क्लियर। अब इसमें क्या यूज करते हैं, ब्यूना एन, इसके अंदर ही नाम में ही मोनोमर छुपा हुआ है। इसमें हम स्टाइरिन यूज करते हैं और ब्यूना मतलब ब्यूटाडाइन, ये है अपना ब्यूटाडाइन। क्लियर, यूज किया गया। 4 कार्बन है कि नहीं। अब क्या करेंगे, सेम रिएक्शन हैपन होगा, मैंने पहले ही बताया था। जहां पर डबल बॉन्ड होंगे वहां से डबल बॉन्ड हटा दो, सारे डबल बॉन्ड हटा दो। सारी बार बॉन्ड ऐसे फैलेंगे, एक बॉन्ड इधर जाएगा एक बॉन्ड इधर जाएगा, ऐसे ही होता है ना, बरोबर। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर पे आ रहे हैं तो जाहिर बात है यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने वाला है और यहाँ का डबल बॉन्ड लॉस होके यहाँ पे आने वाला है। सिमिलरली इसका भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो अलग होगा। तो ये डॉट बन के सिंगल बॉन्ड बनेंगे और जिधर पे डबल बॉन्ड नहीं है वहां पे अब डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। अंडरस्टूड। रिएक्शन करना बहुत इजी रहता है। समझ में आया किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। दोनों को चिपका देने का और बॉन्ड को ऐसी जगह लगाने का जहां पे बॉन्ड नहीं था। ओके, वो क्यों हुआ वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है, अब करेंगे ब्यूना एस। ब्यूना एस का नाम देख के ही पता चला है, ब्यू मतलब ब्यूटाडीन, नाम मतलब सोडियम, एस मतलब स्टाइरिन, स्टाइरिन ब्यूटाडीन रबर। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये टफ होता है, ये अच्छा रिप्लेसमेंट है नेचुरल रबर का, और ये हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी रखता है, मतलब इसके जरिए हाई लोड बियरिंग कोई वजनी चीज भी है तो भी ये इसको झेल सकता है। नीचे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, राइट। एग्जाम्पल टायर, इंसुलेटर। इंसुलेटर बोले तो जो हमारे घर में वायर होते हैं ना उसकी कोटिंग में जो, हाँ यही रहता है। बबल गम्स हो गया, जो च्युइंगम खाते हैं ना हम लोग, वो भी हो सकता है इसमें बनाया। इनर ट्यूब ऑफ टायर, टायर का अंदर का ट्यूब भी ब्यूना एस से ही बनाया जाता है। अब नेक्स्ट है ब्यूना एन। ब्यूना एन क्या होगा, ब्यूटाडीन, सोडियम, एक्रिलोनाइट्राइल। एन का मतलब नाइट्राइल होता है। ओके, तो इसमें 2 मोनोमर यूज हो रहे हैं, एक्रिलोनाइट्राइल और 1,3 ब्यूटाडीन। तो ये देखो सेम है, ये नया है, राइट। तो इसमें भी सेम चीज होगी। क्या होगा, एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर पे, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है और यहाँ से बॉन्ड लॉस हो जा रहा है। सिंपल है कि नहीं रिएक्शन फॉर्मेशन करना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये भी हाई रेजिस्टेंट है टू एक्शन ऑफ पेट्रोल है, पेट्रोल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसका इस्तेमाल ऑयल सील के लिए करते हैं। हॉजेस, हॉजेस का मतलब मैंने देखा था, क्या था हॉजेस का मतलब, हॉजेस एक बार मैं भूल गया हॉजेस का मतलब। हम लोग हॉजेस में कभी, हाँ बोलो बोलते हैं ना उसको, हाँ याद आया, नल। नल जो होता है ना उसके लिए में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनर लाइनिंग ऑफ पाइप,
पाइप की जो इनर लाइनिंग की जाती है ना, वो भी इसी रबर से की जाती है। सोल ऑफ शूज, शूज के सोल बनाए जाते हैं ना, वो भी इसी से बनाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आपके एग्जाम्पल भी जो दी नहीं है, वो चीज़ें भी बनाई जाती हैं इनसे। और कुछ तो ऐसी भी एग्जाम्पल होगी नहीं यहाँ पर जो रिपीटेटिव एग्जाम्पल रहेंगे, राइट, जो सब में बार बार रिपीट हो रही है। ना नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नियोप्रीन और ब्यूटाइल रबर। ये रबर को खत्म करना है, फिर स्टॉप करते हैं। ब्यूटाइल रबर नाम से ही पता चला, इसमें क्या रहता है, आइसोब्यूटाइल रहता है, सेकंड मोनोमर आइसोप्रीन होता है। सेम रिएक्शन हैपन होगा, यहाँ से बॉन्ड जाएगा इधर, इधर, ये इधर, ये इधर, तो जाहिर बात है डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, राइट, तो इसलिए यहाँ पे हाँ। डबल बॉन्ड इधर आएगा, बाकी सबको अटैच कर देने का था। सिंपल स्ट्रक्चर है। तो मोनोमर पर अगर तुम लोग को पता है तो तुम लोग इजीली रिएक्शन कर सकते हैं, है ना। ओके, अब इसका भी यूज देखते हैं, यूजर से दिखाया नहीं है, आगे देखते हैं। ओके, ब्यूटाइल रबर के बाद नियोप्रीन रबर देखा हम लोगों ने, ये वाला रबर देखा नहीं। नियोप्रीन रबर कैसे बनाते हैं, नियोप्रीन में क्लोरोप्रीन यूज करते हैं। अब सेम चीज़ होगी, क्लोरोप्रीन में एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो बीच में डबल बॉन्ड आ गया, हो गया, बन गया नियोप्रीन। क्लियर है। तो हमारा यहाँ पे सारे रबर के एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी सेम ही दिख रही होगी, ये सुपीरियर होती है प्रॉपर्टी, नेचुरल रबर से बेहतर होता है, रिएक्शन नहीं करता है, केमिकल कंटेनर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो बेल्ट बनाए जाते हैं, कन्वेनियर बेल्ट बोले तो वो जो मशीन में बेल्ट होता है ना, ऐसा जो घूमता रहता है चक्के की तरह, मैं ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे मशीन रहती है, रोलर होता है और उस पर ऐसा पट्टा लगा रहता है, तो वो पट्टा भी उसको ही कन्वेनियर बेल्ट बोलते हैं। वो बेल्ट भी इसी न्यूप्रिन से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट ऑयल गास्केट, ऑयल गास्केट बोले ऑयल के ढक्कन होते हैं ना, वो स्टॉपर भी इसी से बनाए जाते हैं। ब्यूटाइल रबर तो मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर हमारा रबर वाला पार्ट खत्म। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो क्या बोलते हैं, मैं भी इसको भी ले लूँ, कैपेसिटी है। हेलो, क्या टॉपिक कितना बड़ा है? आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, और इसमें कुछ एग्जांपल्स रहेंगे। चलेगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ही देख लेते हैं, ढाई नहीं करते, ठीक है। समझ में आना जरूरी है, ढाई करेंगे तो मालूम पड़ा